ब्राह्मण बनिया ठाकुर लोध यादव भूमियार। यूपी बिहार में बीजेपी को किसने दिया सबसे ज्यादा वोट? ठाकुर धोबी या नाई? यूपी बिहार में बीजेपी को इन वोटर्स ने दिया झटका या कांग्रेस को? लोकसभा चुनाव 2024 अलग अलग जाति और वर्ग के लोगों ने किसे दिया वोट? ये और ऐसी तमाम हेडलाइन से चुनावी नतीजों के दौरान मीडिया कवरेज भरा पड़ा रहता है। अखबारों के 10-10 पन्ने इसी तरह के कवरेज से भरे होते हैं कि किस जाति ने किस पार्टी को वोट दिया। टीवी पर 24-24 घंटे का कवरेज इन्हीं मुद्दों के आसपास होता है कि दलितों ने, यादवों ने, ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने, पासियों ने, बनियों ने, जाटवों ने, कुशवाहों ने, पटेलों ने, भूमियारों ने किस पार्टी को वोट दिया। जानते हैं ये जाति आधारित डरावना मीडिया कवरेज किसके आंकड़ों के आधार पर होता है? CSDS के आंकड़ों के आधार पर। जी हाँ, किस जाति ने किस पार्टी को कितना वोट दिया इसका आंकड़ा CSDS ही लेकर आता था। लेकिन अब प्रतीत होता है कि CSDS और ज्यादा समय तक ऐसा नहीं कर पाएगा। क्यों? तो आप इस खबर को देखिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार जल्दी CSDS के ग्रांट को बंद कर सकती है। सरकार ऐसा क्यों कर सकती है? CSDS ने ऐसा क्या किया है? CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार ने ऐसा क्या किया? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ग्रांट बंद होने के बाद भी CSDS सर्वाइव कर पाएगा? आइए सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। CSDS पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS नाम का एक थिंक टैंक दिल्ली में स्थित है। संजय कुमार इसके डायरेक्टर हैं। संजय कुमार से कुछ याद आया आपको? जी हाँ, वही संजय कुमार जिन्होंने महाराष्ट्र की 2 विधानसभाओं में वोटर्स के आंकड़े जारी करते हुए बताया था कि कैसे दोनों सीटों पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच बड़ी संख्या में वोटर कम हो गए। हमारे सहयोगी यश आपको पूरा मामला समझा रहे हैं। देखिए, CSDS यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज दिल्ली में स्थित वामपंथियों का एक कथित थिंक टैंक है। इसे भारत विरोधी फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग होती है। इसका मुख्य काम है भारत को कमजोर करना, देश की फॉल्ट लाइन्स को ढूंढना और उन्हें गहरा करना। कांग्रेसी इकोसिस्टम के नैरेटिव के लिए यही CSDS आंकड़े देता है। देश के लगभग सभी वामपंथी अखबारों में, रिसर्च पेपर्स में, डिजिटल मीडिया में, जर्नल्स में इसी CSDS के आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण रहते हैं। मजे की बात यह है कि इस बार CSDS गलत आंकड़ों के साथ धरा गया है। CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार ने 17 अगस्त को एक ट्वीट करते हुए आंकड़े दिए और बताया कि कैसे महाराष्ट्र की 2 विधानसभाओं 2024 की लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बड़ा अंतर आ गया। उन्होंने लिखा कि रामटेक विधानसभा में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान 4,66,203 वोटर्स थे, जबकि उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा में सिर्फ 2,86,931 वोटर रह गए, यानी दोनों चुनावों के बीच लगभग 39% वोटर्स घट गए। इसी तरह से उन्होंने महाराष्ट्र की देवलाली विधानसभा में भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 36% वोटर्स के कम होने का दावा किया। CSDS के फर्जी आंकड़ों को लेकर कांग्रेसी इकोसिस्टम तुरंत हवा में उड़ गया। तपस्वी पवन खेड़ा ने उस पर ग्राफिक्स बना दिए और चुनाव आयोग के ऊपर भड़कने लगे। कांग्रेस ने इन आंकड़ों के आधार पर जमकर प्रोपेगेंडा चलाया। कांग्रेसी सांसद और सस्ते शायर इमरान प्रतापगढ़ी भी इन्हीं आंकड़ों के आधार पर ट्वीट करके अपना प्रोपेगेंडा में लग गए। कांग्रेसी IT सेल भी पीछे नहीं रही। मजे की बात तो यह है कि CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है और कहा कि ये तो गलत आंकड़े थे। जब उन्होंने ट्वीट डिलीट किया तो पवन खेड़ा और इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अपने अपने ट्वीट डिलीट कर दिए। सवाल यह है कि ट्वीट डिलीट करने से क्या होगा? गलत आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस ने जो प्रोपेगेंडा चलाया उसका जिम्मेदार भला कौन है? गलत आंकड़ों के आधार पर संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को जो टारगेट किया गया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गलत आंकड़ों के आधार पर चुनाव आयोग के प्रति लोगों के मन में जो संदेह क्रिएट किया गया उसका क्या? दोस्तों, आपने संजय कुमार के फर्जी आंकड़ों वाला पूरा केस देखा। अब एक बात समझिए, CSDS को इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च यानी ICSSR से ग्रांट मिलता है। ICSSR भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। अब भारत सरकार से जो थिंक टैंक ग्रांट ले रहा है वो इस तरह से कारनामे करेगा तो निश्चित तौर पर सरकार जांच करवाएगी कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। वही हुआ। सरकार ने एक कमेटी गठित की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब कमेटी ने अपनी जांच में पाया है कि CSDS में कई तरह की गड़बड़ियां चल रही हैं। अपॉइंटमेंट में UGC के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, वित्तीय मामलों में भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, नॉन एकेडमिक स्टाफ को बिना पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के नियुक्त किया जा रहा है। इसके अलावा और भी तमाम तरह की अनियमितताएं कमेटी को अपनी जांच में मिली हैं। अब क्या होगा? कमेटी अपनी रिपोर्ट ICSSR को सौंपेगी और ICSSR नियमों के अनुसार एक्शन लेगा। एक्शन में CSDS की ग्रांट पूरी तरह से बंद की जा सकती है। ग्रांट बंद होने से क्या CSDS बंद हो जाएगा? इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले एक बात याद रखिए कि CSDS का मुख्य उद्देश्य भारत के अंदर मौजूद फॉल्ट लाइंस को और बड़ा दिखाना है और बड़ा करना है। चुनाव के तुरंत बाद वो जातियों के आंकड़े जारी कर देता है कि किस जाति ने किस पार्टी को वोट दिया। ऐसा वो कैसे करता है, इसके लिए हमारी सहयोगी श्रेया का ये वीडियो देखिए। सवाल है कि CSDS को कैसे पता चलता है कि किस जाति ने किस पार्टी को वोट दिया? क्या संजय कुमार पूरे देश में हर बूथ पर जाकर वोटर से पूछते हैं कि आप किस जाति के हो और आपने किस पार्टी को वोट दिया है? अगर हाँ, तो उसके तथ्य कहाँ हैं? उसके साक्ष्य कहाँ हैं? क्योंकि CSDS सिर्फ आंकड़े जारी करता है, ये नहीं बताता कि उसने ये आंकड़े कैसे निकाले, किस वैज्ञानिक अध्ययन से निकाले, किस मेथोडोलॉजी से निकाले। आज तक CSDS ने इसके साक्ष्य नहीं दिए हैं। मजे की बात यह है कि आज तक हमारे मीडिया ने उससे इसके साक्ष्य मांगे भी नहीं है। पूरा मीडिया जो आंकड़े CSDS दे देता, आंखें बंद करके
उन्हीं आंकड़ों के आधार पर खबरें बनाने लगता है, विश्लेषण करने लगता है। दोस्तों एक और बात समझिए, हमारे देश में लोग इतनी आसानी से किसी भी दूसरे शख्स की जाति ना पूछते हैं और ना ही आमतौर पर अपनी जाति बताते हैं। वरिष्ठ चिंतक प्रोफेसर दिलीप मंडल इस बात को समझाते हैं कि ऐसा क्यों है। I have been a political journalist, and in all my years covering elections, so many elections I have covered, I have never seen a voter reveal both their caste and their voting choice at the same time. Just imagine you go to a electorate, a person who comes out of the polling booth, and you ask two questions: आपकी जाति क्या है? आपने किसको वोट डाला? So I think this is such an information which nobody will generally reveal. In villages, actually, this could lead to animosity and so many bitterness and all that. So I think nobody is going to reveal these two things. And even in cities, people are actually reluctant to disclose their caste. They actually practice caste in so many ways, hidden and overtly in marriages and even during their interactions and all that. But they generally don't reveal their caste to anyone. जैसे कि प्रोफेसर मंडल ने बताया कि हम भारतीय अक्सर अपनी जाति बताने में हिचकिचाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो। इसके बाद भी हर बार सीएसडीएस सभी चुनावों में सभी जातियों का डेटा लेकर आ जाता है कि किस जाति ने किस दल को वोट डाला। सवाल है कैसे? जवाब है गलत डेटा होता है, भ्रामक आंकड़े होते हैं, फर्जी डेटा होता है, कल्पना के आधार पर बनाया गया डेटा होता है। जैसे इन्होंने महाराष्ट्र के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कितने वोटर्स बढ़ गए हैं या कम हो गए, इसके आंकड़े अपने घर में बैठे बैठे ही बना लिया। उसी तरह से जाति के आंकड़े भी ये लोग अपने घरों में या फिर एसी वाले कमरों में बैठकर बना लेते हैं। आपने देखा कि सीएसटीएस भ्रामक जातिगत आंकड़े देकर जाति की खाई को और बढ़ाता दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि ऐसा करने के लिए वे विदेश से फंडिंग लेते हैं। देखिए कि कैसे भारत विरोधियों से सीएसडीएस को फंडिंग होती है। देखिए, सीएसडीएस भारत विरोधी विदेशी संगठनों जैसे फोर्ड फाउंडेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर, कनाडा जो कि गेट्स फाउंडेशन, ह्यूलेट फाउंडेशन, यूके के डीएफआईटी और नॉर्वे के नोराड जैसे ग्लोबल थिंक टैंक्स के सहयोग से चलता है। इसका अर्थ यह है कि दुनिया के कई देशों के कई बड़े थिंक टैंक और फोर्ड फाउंडेशन मिलकर सीएसडीएस को फंड करते हैं। सवाल है क्यों ये फाउंडेशन सीएसडीएस को पैसा भेजते हैं? देखिए, भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी बनने जा रही है। आज वैश्विक राजनीति में भारत का प्रभाव किसी भी सुपर पावर से कम नहीं है। ऐसे में दुनिया के सभी देश जानते हैं कि आने वाले समय में भारत एक महाशक्ति बनेगा। यही कारण है कि देश के खिलाफ तमाम षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं, जिनका उद्देश्य है भारत को महाशक्ति बनने से रोकना। इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है? उपाय यह है कि भारत की जो फॉल्ट लाइंस हैं, जैसे जाति, वर्ग, समूह और धर्म, उन्हें और गहरा किया जाए, जिससे कि भारत कभी एकजुट हो ही ना पाए। देखा आपने कि विदेश में बैठी भारत विरोधी लॉबी से फंडिंग उठाकर सीएसटीएस ऐसा करती है, लेकिन अब ज्यादा समय तक शायद ही कर पाए, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि आईसीएसएसआर अब अपनी ग्रांट बंद कर सकता है। सवाल है कि क्या इसके बाद सीएसटीएस संचालित हो पाएगा? देखिए, 2024-25 के आंकड़ों का हवाला देकर इंडियन एक्सप्रेस बताता है कि उनकी 83% इनकम आईसीएसएसआर के ग्रांट से थी। अब अगर आईसीएसएसआर अपनी ग्रांट बंद करता है, इसका अर्थ यह हुआ कि सीएसटीएस की कुल इनकम का 83% कम हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हो सकता है कि सीएसटीएस को बड़े स्तर पर अपने ऑपरेशंस रोकने पड़े और छोटे स्तर पर संचालित होता रहे, या फिर हो सकता है कि वो फंडिंग के दूसरे सोर्स देखे। जो भी है, लेकिन एक बात तय है कि गलत आंकड़े देने वाले वामपंथियों के थिंक टैंक को लेकर सरकार सख्त दिखाई दे रही है। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या खबर निकलकर बाहर आती है। अगर ये खबर सही निकलती है तो एक बात पर फिर से मोहर लग जाएगी कि मोदी सरकार कुछ भी राजनीतिक बदले के लिए या फिर राजनीतिक लाभ हानि के लिए नहीं करती, बल्कि सब कुछ नियम, कानून और जांच रिपोर्ट के अनुसार करती है। याद करिए, संजय कुमार के महाराष्ट्र फियास्को के बाद सरकार के ऊपर सीएसटीएस की ग्रांट बंद करने का कितना दबाव था, लेकिन सरकार ने सीधे सीधे ऐसा करने की बजाय पहले कमेटी से जांच कराना उचित समझा। और अब अगर इंडियन एक्सप्रेस की खबर सही है तो उसकी ग्रांट बंद भी की जा सकती है। खैर, सीएसटीएस की ग्रांट आने वाले समय में सरकार बंद कर सकती है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।